नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, विंग्स ऑफ फायर। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिससे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा है। जी हाँ। तो ये किताब सिर्फ उनके रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर ही नहीं है। इसमें उनके विचार, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, सब कुछ है ना? हमारा इरादा है कि हम इसके कुछ ऐसे पहलुओं को छुएं जो शायद पहली नजर में उतने साफ न दिखें। बिल्कुल। ये किताब अपने आप में एक प्रेरणा है। और शुरुआत में ही एक ऐसी बात है जो दिल को छू जाती है। उनकी बड़ी बहन जोहरा, उन्होंने कलाम साहब की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। हाँ, ये वाकया मतलब बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं लगती, बल्कि ये उस पूरे परिवार के सपोर्ट और त्याग को दिखाता है जिसका जिक्र कलाम साहब करते रहते हैं। सही बात है। इससे पता चलता है कि साधन कम थे, पर हौसले बहुत बुलंद थे परिवार के। उन्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। हाँ, और ये माहौल उनके पूरे जीवन में झलकता है। किताब उनके बचपन की भी कुछ बातें बताती है। रामेश्वरम का वो माहौल, अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे। उनके पिता नाव के मालिक थे, मस्जिद के इमाम भी थे और मंदिर के पुजारी से उनकी गहरी दोस्ती थी। जी। लेकिन वो स्कूल वाला किस्सा भी है, जब एक नए टीचर ने उन्हें धर्म के नाम पर पीछे बिठा दिया था। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया था। ये अनुभव कैसे रहे होंगे उनके लिए? हाँ, देखिए किताब ये दिखाती है कि ये शुरुआती अनुभव, मतलब अच्छा भी और बुरा भी, वो सांप्रदायिक सौहार्द भी और वो भेदभाव वाला वाकया भी, दोनों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। वो जो टीचर वाला वाकया आपने बताया, शिव सुब्रमण्यम वाला। हाँ, वो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, पर कलाम को घर ले गए खाने पर। पत्नी ने आपत्ति की तो खुद परोसा। तो ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने छोटी उम्र में ही बड़ी सोच रखना सीखा, संकीर्णता से ऊपर उठना सीखा। यहीं से शायद उनके वैज्ञानिक नजरिए और मानवीय मूल्यों की नींव पड़ी होगी। फिर पढ़ाई का दौर आया। पहले फिजिक्स पढ़ी, फिर मन बदला। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लेना आसान नहीं था, पैसे की तंगी थी। हाँ। और यहीं फिर उनकी बहन सामने आती हैं, अपने कंगन बेचकर। किताब में से एक टर्निंग पॉइंट बताया गया है ना, जिसने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया अपने लक्ष्य के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं थी। किताब बताती है कि इससे उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास जागा। और सोचिए, उस जमाने में एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, जब भारत इस फील्ड में नया नया ही था, बड़ा कदम था। सही। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपना करियर नहीं देख रहे थे, देश की जरूरत भी समझ रहे थे। और वो MIT वाला किस्सा भी है। प्रोजेक्ट टाइम पर न होने पर डीन ने कहा था स्कॉलरशिप चली जाएगी। हाँ। और फिर 3 दिन में पूरा कर दिया। वो उनका निश्चय दिखाता है। फिर करियर शुरू हुआ। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में। जी। लेकिन असली उड़ान तो मिली ISRO से, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। किताब में SLV-3 के बनने की कहानी काफी डिटेल में है। और वो कहानी चुनौतियों से भरी है। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला अपना रॉकेट था सैटेलाइट भेजने के लिए। किताब बताती है कि 1979 में पहली कोशिश फेल हो गई थी। बड़ा झटका था टीम के लिए। ओहो। पर कलाम साहब ने और खासकर प्रोफेसर सतीश धवन के सपोर्ट से टीम को टूटने नहीं दिया, हौसला बनाए रखा। और फिर 1980 में सफल लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। कलाम साहब ने इस पर बहुत जोर दिया है किताब में। ISRO के बाद फिर वो DRDO आए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में। और यहाँ उन्होंने संभाला इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। अग्नि, पृथ्वी, इन मिसाइलों के नाम तो हम सबने सुने हैं। किताब इनके पीछे की कहानी क्या बताती है? किताब IGMDP को सिर्फ मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट नहीं मानती। कलाम साहब के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का एक मिशन था। वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग लैब्स, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, सबको साथ लेकर ये मुश्किल लक्ष्य हासिल किया गया। अच्छा। ये उनके टीम वर्क और लीडरशिप स्टाइल का बढ़िया उदाहरण है। किताब में जिक्र है कि कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मतलब जो दफ्तरी अड़चनें थीं, उन्हें पार किया, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट रखा और अक्सर अपनी सफलता का क्रेडिट टीम को ही दिया। ये बात दिलचस्प है। किताब में उनके लीडरशिप और उनके मूल्यों पर काफी जोर है। टीम वर्क, फेलियर से सीखना, मेहनत, ईमानदारी, ये बातें बार बार आती हैं। लेकिन क्या किताब ये भी बताती है कि इतने बड़े, इतने प्रेशर वाले प्रोग्राम्स में, जहां देश की सुरक्षा दांव पर हो, वो कड़े फैसले कैसे लेते थे? मतलब वो जो नरमी और दृढ़ता का बैलेंस होता है,
उसकी कोई झलक मिलती है? हाँ, देखिए किताब सीधे सीधे कड़े फैसलों का गुणगान नहीं करती, पर ऐसे उदाहरण हैं जहां पता चलता है कि लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ता तो बहुत जरूरी थी। जैसे कम संसाधन हैं या तकनीकी दिक्कतें आ गईं, फिर भी प्रोजेक्ट को टाइम पर करना है। कलाम साहब का जो स्टाइल था, किताब उसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहती है, मतलब सबको साथ लेके चलना, टीम को पावर देना, लेकिन जो फाइनल गोल है उससे समझौता नहीं। उनकी विनम्रता पर्सनल लेवल पर थी, पर मिशन को लेकर उनका इरादा बहुत पक्का था और टूट था। और उनका वो अध्यात्म और विज्ञान का मेल और देश प्रेम, वो तो उनके हर काम में दिखता है, जैसे किताब बार बार बताती है। तो कुल मिलाकर देखिए, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक सोच की यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आकर भी कोई इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बस लगन हो, मेहनत हो और एक क्लियर विजन हो। बिल्कुल। ये किताब हमें बताती है कि मुश्किलें असल में मौके लाती है और असफलताएं वो तो सफलता की सीढ़ी बन सकती हैं। एकदम सही। और अंत में एक सवाल जो शायद किताब के मूल संदेश से ही जुड़ा है, सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कलाम साहब ने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने को कहा और उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रेरित किया, खासकर देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। आज के समय में जब हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं, मौके भी अलग हैं, उनके इस आह्वान का, इस कॉल का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है, इस पर सोचना शायद हमें अपने लक्ष्यों को एक नई दिशा दे सके।